नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे विपक्ष का अविश्वास। छत्तीसगढ़ विधानसभा मॉनसून सत्र का चौथा दिन भी काफी हंगामेदार रहा। सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने अविश्वास को सदन के समक्ष रखा। इस दौरान अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सदन में जोरदार हंगामे के साथ पक्ष और विपक्ष में काफी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष सत्ता पक्ष काफी हमलावर रही। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने कहा कि सदन में हमने 109 बिंदुओं का अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कायदे से कांग्रेस को हमारे एक एक बिंदु का जवाब देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये अविश्वास प्रस्ताव को मणिपुर दिल्ली ले जाते हैं, महामहिम राज्यपाल के यहां ले जाते हैं, जबकि अविश्वास प्रस्ताव में मणिपुर दिल्ली महामहिम का जिक्र ही नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव पौने 5 साल में कांग्रेस ने जितना करप्शन घोटाला किया, आम आदमी के साथ जो अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव उसका प्रतिबिंब है। यदि मुख्यमंत्री जवाब देते हैं तो एक एक बिंदुओं पर बात होनी चाहिए। वहीं बीजेपी के इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव आधारहीन है, इनके पास कोई ठोस बातें नहीं है और ना ही कोई तथ्य है। मीडिया में बने रहने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। कुल मिलाकर देखिए, मॉनसून सत्र है, हंगामा देखने को मिल रहा है और हंगामे के बाद जिस तरीके से अविश्वास की बात आ रही है, इन सब में एक महत्वपूर्ण बात होगी कि फिर विश्वास कौन करेगा। जनता को कितना विश्वास भूपेश बघेल पर या कांग्रेस की सरकार पर, क्योंकि कांग्रेस का तो नारा है कि भूपेश है तो भरोसा है। अब विश्वास कितना है, ये एक सवाल बनकर हम सबके सामने है। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव हमने 109 बिंदुओं का सदन में प्रस्तुत किया। कायदा यह है कि हमारे एक एक बिंदु का जवाब उनको देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो मणिपुर ले जाते हैं विश्वास प्रस्ताव को, दिल्ली ले जाते हैं घुमाने के लिए, महामहिम राज्यपाल के यहां ले जाते हैं। हमने तो इसका जिक्र ही नहीं किया है, न उसमें भारत सरकार का जिक्र है, महामहिम का जिक्र है। अविश्वास प्रस्ताव पर बिंदुवार चर्चा होती है और सरकार के मंत्रियों को अगर वो चर्चा में भाग लेते हैं, अगर मुख्यमंत्री जी उसका उत्तर देते हैं, तो चर्चा के बिंदुओं पर बात होनी चाहिए, उस पर वो जवाब दे। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का आशय यह है कि सरकार की जितनी कारगुजारी है, सरकार ने इस 4.5 साल पौने 5 साल में जितना करप्शन किया है, जितना घोटाला किया है, छत्तीसगढ़ में आम आदमी के साथ में जो अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव उसका प्रतिबिंब है। इसमें आधार नहीं दिख रहा, कोई ठोस बातें हो। हम लोग का समय बहुत लग जाता है जवाब तैयार करना। आप समझिए कि सारे विभाग लगे हुए हैं इसमें बिंदुवार जवाब देना। कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसमें तथ्य है। जो कम से कम मैंने अपने विभाग का देखा, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें लगता है कि हाँ, वो कहते हैं शिशु मृत्यु दर, वो कहते हैं मातृत्व मृत्यु दर, वो खुद जान रहे हैं कि उसमें कमी आई है, वो कह रहे हैं बढ़ गया। शायद मीडिया में आ जाए, और कुछ उद्देश्य मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्रेस में, मीडिया में, अखबार में उनको कुछ स्पेस मिल जाएगा जो कई सालों से उनको लगता है कि उनको नहीं मिला है चुनाव के पहले, और कुछ मुझे उद्देश्य नहीं। तो विपक्ष का अविश्वास तो है, लेकिन जनता को कितना विश्वास भूपेश सरकार पर है, ये आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन अमूमन जो हमने सत्र देखे हैं उसमें हमने ये बात देखी है कि जो भी सत्र होता है, जो भी 109 बिंदुओं पर अविश्वास प्रस्ताव की बात हो रही है, उस पर उम्मीद थी विपक्ष को कि पॉइंट टू पॉइंट चर्चा हो जाए। लेकिन सत्ता पक्ष को यदि लगता है और उनको लगता है कि यदि इतने पॉइंट हैं और वो आधारहीन हैं, जो हमने दिखाया है कि यदि कोई चीज कम हुई है, आप उसको कह रहे हैं ज्यादा हो गई है, आप आधारहीन बातें करते हैं, तथ्यहीन बातें करते हैं, तो उस पर बात करके कैसे उस समय को हम निकालेंगे या वो समय को खराब करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजों पर बात करने की जरूरत होती है। इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल है, ये नोकझोंक और ये लड़ाई इनकी आपस की हो सकती है, लेकिन जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर जो चीजें होती हैं, जो एक्चुअल में वहां से सदन से निकलकर चीजें बाहर आती हैं, क्या ऐसे चर्चा सार्थक हो पाएगी, क्या ऐसे चीजों का सॉल्यूशन निकल पाएगा, और वाकई में आने वाले इलेक्शन में इन तमाम चीजों का यदि हम पूरा एक कंक्लूजन निकालें तो वो जनता क्या निर्णय देगी, ये आने वाले समय में देखेंगे। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि ग्वालानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए महेश कश्यप हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रवि जी आपसे करना चाहती हूं, और इसलिए भी क्योंकि 109 बिंदुओं का अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ये कहा गया, और विपक्ष ने ये उम्मीद जताई थी कि 109 पूरे बिंदुओं पर बातचीत हो जाए।
यदि ये बात आती है सामने से कि वो आधारहीन थे या वो चर्चा लायक नहीं थे या कोई बात थी, ये बात ठीक है, लेकिन क्या विपक्ष को इस चीज से संतुष्ट नहीं किया जा सकता कि 109 में से हाँ आपकी 50 बातों को हम समझते हैं और ऐसा है? क्या सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है या वाकई में इन्होंने जो चीजें रखी हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं थी? कैसे मान ले? विपक्ष इस चीज को कभी नहीं देखिए एक्सेप्ट करेगा कि हमने 109 पॉइंट दिए और आप किसी पे भी चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। देखिए राखी जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है, सबसे पहले इस पर बात होनी चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब लगता है कि सरकार अल्पमत में है और सरकार कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी है। इस समय पे जनरली अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो ये अविश्वास प्रस्ताव है, इस पर कोई भी ठोस आधार बात नहीं है। न हमारे पास संख्या में कोई कमी है, 70 से ज्यादा विधायक हमारे हैं। 4.5 वर्षों में जितना काम हमारी सरकार ने जनता के लिए किया, भारतीय जनता पार्टी के पास प्रश्नकाल में प्रश्न करने के लिए कोई मुद्दे बचे ही नहीं है। सिर्फ उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें मीडिया में बने रहना है, इसलिए वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं। अगर आंकड़ों की बात है तो देखिए, ये 5 वर्ष में आखिरी हमारा जो अभी सदन चल रहा है, ये आखिरी विधानसभा चल रही है, उसके बाद चुनाव है। कई सारे आंकड़े हमारे पहले भी प्रस्तुत किए जा चुके हैं, कई सारी फिगर्स समय समय पर मीडिया के माध्यम से प्रकाशित होते रहे हैं। कई सारी चीजें इस समय भी जो प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे गए उसके माध्यम से भी हमने देने की कोशिश की है। तो ऐसे समय में सबसे पहला तो क्वेश्चन मार्क बीजेपी के ऊपर आता है कि जब सारी चीजें की हुई है तो अविश्वास प्रस्ताव क्यों? क्या सदन का, क्या सारे विधायकों का, क्या इतना कीमती समय हम खराब करेंगे? पूरा का पूरा तंत्र उन्हीं जवाब को बनाने में लगा हुआ है, जिसमें कई सारे जवाब पहले भी दिए जा चुके हैं, जिसमें ये संतुष्ट नहीं थे या जो इनको स्पेसिफिक लग रहे थे ये प्रश्नकाल में उठा सकते थे, लेकिन इन्होंने प्रश्नकाल में वो ना उठाते हुए इन्होंने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला दिया। और ये कह भी चुके हैं कई बार कि हम जानते हैं कि हमारा अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा। क्यों? क्योंकि संख्या नहीं है। तो ऐसे में आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ पूरे मीडिया से, सबसे, कि क्या हमें सदन का समय बर्बाद करना चाहिए? क्या इस समय में जब आखिरी का ये कार्यकाल, आखिरी चीजें चल रही हैं, तो ऐसे में मुद्दों पर बात नहीं हो जानी चाहिए? क्या जनता के हित के चीजों पर बात नहीं हो जानी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि उसके पास कोई भी ठोस मुद्दा नहीं है, ठोस बातें नहीं है। 15 वर्षों में उनके पास गिनाने के लिए कोई चीज नहीं है जो 4.5 से 5 हमारी पका और बाबा की सरकार ने कर दिया है। तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव लाना, मैं इतना ही कहूंगा, ये पूरा का पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है कि कहीं ना कहीं मीडिया में बने रहना है, कहीं ना कहीं विधायकों को बोलने का मौका मिल जाए, कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन इसमें न कोई मुद्दे हैं, न कोई ठोस चीजें हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मीडिया भी इस बात को समझेगा कि इनका अविश्वास प्रस्ताव गलत है और समय बर्बादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए महेश जी, बहुत सारी बातें रवि जी ने रख दी हैं और इसके पहले हमने प्रतिक्रियाएं भी जो सुनी हैं उसमें भी चीजें स्पष्ट हो गई हैं। बार बार ये बातें हो रही हैं कि जो बातें आप लेकर आए, जिन बिंदुओं पर आप चर्चा चाह रहे थे, वो कहानी वहां से शुरू हो गई कि पहली बात तो अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत क्या थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव हम लाए क्योंकि हम 5.25 साल का जो भ्रष्टाचार है वो तमाम चीजें, उन तमाम चीजों के पॉइंट हमने वहां रखे हैं जिस पर क्रमवार आप चर्चा चाह रहे थे, लेकिन नहीं हो पाई है, सिर्फ हंगामा हुआ। अब कैसे विपक्ष इस चीज को बताएगा, कैसे उस चीज को समझा जाए कि ऐसी कौन सी बातें थी, कौन से मुख्य मुद्दे थे, क्या 109 पॉइंट पर चर्चा हो सकती थी? क्योंकि कांग्रेस अपनी तरफ से सारी चीजों को क्लियर कर रही है, उनको लग रहा है ऐसी कोई बात थी नहीं जिस पर बात हो सकती थी। तानाशाही जो रवैया है शुरू से रहा है। आप देखे होंगे कि इस देश में जब से इन लोगों ने सत्ता शासन किया है तो इसी टाइप का इनका तानाशाही रवैया रहा है। कांग्रेस का लगभग 4 साल छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से इन्होंने बर्बादी किया है, छत्तीसगढ़ का जनता से जो छल किया है, छत्तीसगढ़ के लोगों को जो लो लुभाने वादे करके उनके साथ जो अन्याय किया है, इसी को लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के द्वारा 109 मुद्दे को लेकर इनको हम लोग अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इनको चर्चा कराना चाहा।
लेकिन इन लोग चर्चा इसलिए नहीं कराना चाहेंगे क्योंकि अगर इसमें इनको तो, क्योंकि इसमें जितने हिंदू के विषय में अविश्वास प्रस्ताव हमने लगाया, क्योंकि सरकार को अभी 1 मिनट भी छत्तीसगढ़ में सत्ता में रहने का अधिकार नहीं, इसीलिए हमने अविश्वास प्रस्ताव लगाया। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो, चाहे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था हो, हम कुछ कल परसों की बात है, हमारे यहाँ का बस्तर की एक बेटी हैदराबाद में उनको काम के लिए पलायन करके काम के तलाश में गई थी, उनको मार के उनके गांव में बाकेल में बानपुरी क्षेत्र में लाके लाश फेंक दिया गया। इस प्रकार से घटनाएं हो रहा है, वीरनपीर का मामला हो या छत्तीसगढ़ में आपका सिलगर का मामला हो, इस प्रकार से कानून व्यवस्था यहाँ ठीक नहीं है। साथ साथ इन्होंने जो छत्तीसगढ़ में जो घोटाला किया है, चाहे शराब का घोटाला हो, पीसीसी का घोटाला हो, चावल का घोटाला हो, कोल घोटाला हो, गाय घोटाले का घोटाला हो, इस प्रकार से घोटालाबाज जो सरकार है, इनको छत्तीसगढ़ में बने रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए हमने सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया था ताकि दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट हो जाए कि वो लोग यहाँ जवाब दें। लेकिन इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है इसलिए वो जवाब देना नहीं चाहते, इसलिए मणिपुर का मुद्दा को लेकर मणिपुर ले जा रहे हैं, दिल्ली ले जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये लोग अगर ये सच्चे छत्तीसगढ़ के हितैषी होते, छत्तीसगढ़ के लिए काम किया होता, तो इनको उसमें से 1-2 सदन बर्बादी, अगर ये लोग बोल रहे हैं कि सदन का इतना कीमती समय बर्बाद हो गया, तो अगर इतने समय का महत्व सोचते तो इन लोगों को जवाब देने में क्या दिक्कत था। तो अगर 109 पॉइंट का जवाब नहीं दे सकते थे, लेकिन कुछ तो दे सकते थे, लेकिन क्योंकि इनके पास जवाब देने लायक कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि इनका मंत्री जैसे आदरणीय उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा खुद पंचायत मंत्री से इस्तीफा दे चुके हैं, इनके सरकार के खिलाफ प्रश्न खड़ा कर चुके हैं। पीसीसी के अध्यक्ष मोहन मरकाम खुद सदन में डीएमईपी घोटाले को लेकर उन्होंने प्रश्न खड़ा किया है। चंदन कश्यप सौर ऊर्जा को लेकर सदन में लेकिन महेश जी टीएस तो सिंहदेव ने कहा है कि मैं खुद के विभाग को भी यदि देखूं तो मुझे कमियां नहीं दिखती। संतुष्ट नहीं है तो जनता कैसे संतुष्ट होंगे। महेश जी, टीएस सिंहदेव तो कह रहे थे मैं खुद के भी कुछ विभागों को देख लूं, जी खुद के भी मैं थोड़ा सा धीमा बोल रही हूं, मैं क्षमा चाहूंगी मेरे गले में तकलीफ है तो मेरी आवाज आप तक शायद प्रॉपर नहीं भी आ रही होगी, बट मैं थोड़ा सा स्लो भी बोल रही हूं। लेकिन बहुत बात महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने साफ शब्दों में ये चीज कही है आज कि उनके विभागों की यदि वो डिटेल देखते हैं या तमाम चीजों को देखते हैं एज ए डिप्टी सीएम, तो उनको ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज दिखी नहीं है। आप जैसा कि कह रहे हैं कि उन्होंने सवाल उठाया था, ये पहले की बातें थी। वर्तमान की जो बातें हैं, जिन पॉइंट्स को आपने रखा है सदन के अंदर 109 बिंदुओं में शामिल करके, उस पे वो कह रहे हैं ऐसी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगा कि इस पे बात हो सकती थी। इससे इतर यदि हम देखें महेश जी, तो मुझे लगता है वक्त है और बिल्कुल आप उन चीजों पर बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुर्भाग्य सा ये भी लगता है कि सदन और सत्र जो होता है वो आप देखिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, और यदि हम उसमें सार्थक चर्चा नहीं कर पाएंगे, हित की बातें नहीं कर पाएंगे, तो सत्र तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो फिर कैसे एक प्रॉपर बात हो पाएगी। महेश जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो महेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ बोलिएगा। हाँ आ रही है। तो देखिए आदरणीय टीएस सिंहदेव जी बाबा जी जो है, अब पहले जितना नाराजगी उनका चल रहा था, आपको ये भी सोचना चाहिए, जो टीएस सिंह बाबा जी छत्तीसगढ़ का घोषणा पत्र कांग्रेस का पिछले 2018 में बनाने वाले टीएस सिंह बाबा जी, क्योंकि उनका बनाया हुआ घोषणा पत्र पूरा नहीं होने के कारण उन्होंने इस बार घोषणा पत्र समिति से इनकार कर दिया बनने से। तो भले आज उप मुख्यमंत्री की हैसियत से उनको सरकार के पक्ष में बात जरूर कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन सरकार के कार्यशैली से, सरकार के काम से नाराज है, क्योंकि उनके साथ जिस प्रकार से 2.5 साल का समझौता हो गया, जिसके विश्वासघात हुआ है, तो इसलिए निश्चित ही नाराज है। हाँ, आज जरूर उनको करने के लिए उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, और आज अभी 4 महीने में क्या कर लेंगे, अभी 2 महीने के बाद आचार संहिता लगने वाला है। जो यही कांग्रेस पार्टी 60 साल इस देश में शासन किया, ना बिजली, पानी, सड़क, रोजगार इनका नारा था, कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ, 60 साल में नहीं कर पाया, तो ये 2 महीने में क्या कर लेंगे। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के जनता के साथ जो छल किया जा रहा है, जो छला जा रहा है, और जो 4.5 साल में जो छला गया है, जो आदाखिलाफी किया गया है, तो उसका जवाब हमारा
अधिकार है मांगने का। सरकार का कार्यशैली रहा है जिस प्रकार ठीक है। से सरकार के 4.5 साल में। चलिए, मुझे लगता है विकास के उसका नाम पे जवाब कोई कोई रोड, नहीं सड़क, देगा, पुल उसका पुलिया जवाब बता सिर्फ दें। जनता ही देगी महेश जी, उसका जवाब सिर्फ जनता ही दे सकती है। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे रवि जी, बोलिए। देखिए राखी जी, भारतीय जनता पार्टी के बातों में कितना बड़ा विरोधाभास है मैं आपको बताऊं। ये कहते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर होता है सदन, लोकतंत्र का मंदिर है लोकसभा, राज्यसभा या हमारे जो विधानसभाएं हैं। ये कहते हैं कि हम माँ भारती की सेवा करने आए हैं, लेकिन जब मणिपुर की बात होती है तो ये बात नहीं करते। क्या आप मुझे बताइए, मणिपुर की जो स्थिति जितनी भयावह है, जो समुदाय को हम समझा नहीं पा रहे हैं, महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, और देश के जो हमारे जो भी बैठे हुए हैं पक्ष में, वो कह रहे हैं कि आप मणिपुर की बात क्यों कर रहे हैं। इस पर बात होनी चाहिए। आज अगर कांग्रेस पार्टी इस बात को उठा रही है तो प्रमुख विपक्षी होने के कारण हम इस मुद्दों को उठा रहे हैं, और हम मानते हैं ये अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर के बारे में जब बात आती है तो ये बोलते हैं हम इस पर बात नहीं करेंगे। तो बातों में विरोधाभास है, सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, हमें ग्राउंड जीरो में जाके काम करना पड़ेगा। मणिपुर में जो चीजें हो रही है, अगर छत्तीसगढ़ की विधानसभा उसके ऊपर एक अपनी तकलीफ, अपना दर्द व्यक्त कर रही है, तो मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि हम मणिपुर से व्यथित हैं, वहां जो महिलाओं की स्थिति है उससे व्यथित है, हमें भी नींद नहीं आ रही है। लेकिन आप जब केंद्र में बैठे हैं तो कुछ काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हमारी सेना को वहां पे क्यों नहीं भेज रहे हैं? वहां को कंट्रोल क्यों नहीं ले रहे हैं? लेकिन जब भी वहां की बात आती है तो ये कहते हैं कि आप अभी यहाँ की बात करिए, वहां की बात नहीं करिए। पहली चीज। दूसरी चीज, ये 2.5 साल का राग लाप रहे हैं। अरे 2.5 साल को गए हुए 2 साल से ऊपर हो गया है, अब तो वर्तमान में आ जाइए। 2.5 साल का जो आप लोगों ने मीडिया में हल्ला किया था वो पूरी तरह से टाइम फिश हो चुका है। कई बार टीएस बाबा साहब ने भी कहा ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, और आज वो हमारे प्रदेश में उप मुख्यमंत्री है, और एक उप मुख्यमंत्री होने के नाते अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उन्हें गंभीरता से आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। उनकी बात पे डायरेक्टली आपको अटैक नहीं करना चाहिए, उनकी बातों को समझिए, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि कोई ठोस बात उनको उनके विभाग में भी नहीं दिख रही है, क्योंकि नहीं होगी अभी तो वो बात कह रहे हैं। मैं तीसरी बात कहना चाहूंगा आपसे कि आप ये कह रहे हैं तानाशाही चल रही है। काहे की तानाशाही चल रही है? अगर तानाशाही चल रही रहती तो हम क्या अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी देते? अगर हमें लगता कि तानाशाही है तो हम अविश्वास देते। लेकिन छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र जिससे बनी हुई सरकार है, और हर बात जो विपक्ष कहती है उसको सदन में सुना जाता है, उसके सदन में जवाब दिया जाता है। किसी भी प्रकार की तानाशाही छत्तीसगढ़ में नहीं है। जो भी ये बात कहते हैं उसको गंभीरता से हमारी सरकार ले रही है, और जो उसके जवाब है हम दे रहे हैं। बात इस पर होनी चाहिए कि जो जवाब आ रहा है उसको सरकारी आंकड़ों के हिसाब से आ रहा है, तो उस पर भी ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। राखी जी, पूरी तरीके से मैं एक ही बात फिर से दोहराऊंगा कि ये मीडिया में आना चाहते हैं, इसीलिए ये बात कर रहे हैं, ये घोटालों की बात कर रहे हैं। मुझे बताएं, पनामा पेपर्स में रमन सिंह जी के बेटे का नाम आया है, क्या उस पर इन्होंने टिप्पणी क्यों नहीं की है? ये बताएं, नान घोटाले के ऊपर इतना बड़ा आरोप है, 36,000 करोड़ से ज्यादा आपका आरोप है, क्या उसके ऊपर कोई कार्यवाही हुई है? ये बताएं, गौशाला के ऊपर इनके समय में गौशालाएं बनाई गई थी, उसमें घोटाले हुए हैं। ठीक है रवि जी, गाय का संरक्षण, रवि जी ऐसे कोई अछूता नहीं है। देखिए, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिस पर कोई आरोप ना हो, जिसने कोई घोटाले नहीं किए हों। अमूमन जो भी सरकार होती है, कहाँ बिल्कुल एकदम कहते हैं ना साफ सुथरी सरकार हमें कहाँ देखने को मिली है आज तक। लेकिन फिर भी मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगी। बात इतनी सी है कि एक नारा है कांग्रेस का, भूपेश है तो भरोसा है। छत्तीसगढ़ में तो बहुत ये बात है ही। ऐसे में यदि विपक्ष को अविश्वास है तो जनता कितना विश्वास कर पाएगी? मुझे लगता है कांग्रेस का टारगेट विपक्ष शायद नहीं है, जनता है। जनता तक जाके आप क्या बता रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कितने अच्छे से उसको बता रहे हैं, ये चीजें मैटर करेंगी। देखिए, विपक्ष तो बैठा ही है तैयार कि उन्हें कुछ छोटी सी चीज मिलेगी और वो बात करेंगे, और उन्हें तथ्यों के साथ मिल गई तो वो जनता तक भी पहुंचाएंगे। तो उनका तो काम है, उनका धर्म है, उनका अधिकार है। तो उन्होंने क्या किया हम नहीं बोल सकते। लेकिन ये जो विश्वास का एक टैगलाइन आई है, भूपेश पे कितना भरोसा, ये बड़ा सवाल है। देखिए राखी जी, और आपने जो पॉइंट कहा भूपेश है तो भरोसा है, ये बात हम पहले भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, आने वाले समय में भी कहेंगे। हमने 4.5 वर्षों में
2036 में 33 से ज्यादा वादे पूरे किए हैं। हमने 4.5 वर्षों में किसानों का ध्यान दिया है, हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए हैं, हमने आज के समय में जो बच्चे कुपोषित थे उन्हें कुपोषण से बाहर निकालने का काम हमने किया है। जो स्कूल बंद हो गए थे नक्सल गतिविधियों के चलते, उसको वापस जीर्णोद्धार करके चालू कराने का काम हमने किया है। खेतीहर मजदूर के लिए भी योजना अगर किसी ने लाई है, भूमिहीन मजदूर के लिए भी अगर किसी ने योजना लाई है तो कांग्रेस पार्टी ने लाई है। जो छत्तीसगढ़ में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जैसे लघु वनोपज हम कहते हैं, लघु वनोपज में एक एक चीज को बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। ये सारे वादे किए हुए चीजें ये हम जनता के समक्ष लेके जाएंगे और जनता देख रही है जितना हमने 4.5 वर्षों में काम किया उतना भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में नहीं दिया है। तभी हम कहते हैं भूपेश है तो भरोसा है। इन्हीं सब वादे और कार्यों के चलते हम पुनः जीत करके आएंगे। चलिए ये आने वाले समय में देखेंगे। महेश जी, मुझे लगता है कि मॉनसून सत्र में तो हंगामा, मैं पहले दिन से लगातार अपडेट पर हूं मॉनसून सत्र के, और लगातार हंगामा, कुछ ना कुछ चीजें आ रही हैं और ऐसे करके वो खत्म भी हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन के लिए वक्त है। अब जो चीजें यहां नहीं हो पा रही हैं, क्या उन्हीं पॉइंट्स को लेकर क्या आने वाले समय में इलेक्शन में जाने की तैयारी है? यदि विपक्ष को अविश्वास है, अविश्वास प्रस्ताव आप लाए हैं, लेकिन जनता के दिलों में कितना विश्वास है, ये उनका टारगेट है, ये कांग्रेस का टारगेट है। आप पर कितना विश्वास करें, ये आपको भी ध्यान रखना होगा अपने इलेक्शन में। देखिए, हमारा सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाना चुनाव ही मकसद नहीं, काम का जरिए उसको जनता के सामने लाना, जनता को ध्यान आकर्षण कराना। और उन्होंने जो 4.5 साल में जो जनता के साथ जो धोखा दिया, जो वादा खिलाफी किया है, इन्होंने बोला कि छत्तीसगढ़ मणिपुर के बारे में उदाहरण दे रहे कि मणिपुर जल रहा है, केंद्र सरकार दे रही है। छत्तीसगढ़ के बारे में पहला सोचे, यहाँ के आदिवासी वो चाहे पिछड़ा वर्ग हो, अन्य, इनको जगदलपुर में जो पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन हुआ था, इनका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए थे, तो पिछड़ा वर्ग के लोग वहां मंच से भगा दिए, इनको खुले मंच से पूरा मंच खाली हो गया था। ठीक उसी प्रकार जनजाति समाज के साथ, SC/ST के साथ जो आरक्षण को मुद्दे को लेकर जो भोगना पड़ रहा है, जो स्थानीय भर्ती में 100% भर्ती जो होता था आदरणीय रमन सिंह के शासनकाल में, आज खत्म कर दिया है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट से अगर वो आरक्षण का मुद्दे में अगर ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है महेश जी। रोक नहीं होगा तो आपसे वंचित होना पड़ता और उनका भोगना पड़ता। हेलो, हाँ ठीक है महेश जी, काफी कट के आवाज आपकी पहुंच रही थी। खैर ठीक है, इलेक्शन की तैयारी करनी है, समय भी हो गया है। इस चर्चा को मैं यहीं विराम दूंगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। विपक्ष का अविश्वास जरूर है, हो सकता है वो ये अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, लेकिन भूपेश पर कितना भरोसा है जनता को, और जनता भूपेश के साथ साथ बीजेपी पर क्यों भरोसा करे या करना चाहिए या करेगी, ये बहुत सारे सवाल हैं। मॉनसून सत्र तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो मुद्दे हैं, जो बातें हैं, जिन पॉइंट्स को विपक्ष ने उठाया है, उसका कांग्रेस को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना होगा इलेक्शन में जनता के बीच जाकर। अभी तो शोर शराबा हो गया, ठीक है, लेकिन ऐसे चलेगा नहीं। खैर देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।